Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the second lecture of structure of atom. ठीक है, पहले लेक्चर में क्या क्या कवर कर चुके हैं? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और फिर बाद में थॉमसन का मॉडल और फिर उसके ड्रॉबैक क्या क्या थे, ये सब उन्होंने कवर कर लिया है। ठीक है, आज के लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले कवर करेंगे एक्सरे क्या होता है, ठीक है, फिर रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड मॉडल पे आएंगे, एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, फिर कंक्लूजन पढ़ेंगे, फिर उनका मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, कुछ बेसिक डिफिनीशंस क्या होते हैं उनके बारे में, फिर एवरेज एटॉमिक मास, डिफरेंट आइसोटोप्स हैं तो उसके बारे में, और कुछ एप्लीकेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, उसका कुछ एप्लीकेशन भी है। तो बस इतनी सारी चीज़ें आज के लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास का लेक्चर होना चाहिए, आई होप, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक चीज़, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड है ना, फिजिक्स का नॉलेज, केमिस्ट्री का नॉलेज है ना, सब देता हुआ चलूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हाँ, ये उम्मीद मत रखना कि अभी मैं हर एक चीज़ पढ़ा दूंगा बिल्कुल अच्छे से, जो चीज़ 12th में पढ़नी है 12th में ही पढ़नी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें हम लोग। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एक्सरे के बारे में, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि ये जो चैप्टर है ना, 18th 19th और 20th सेंचुरी भी इंक्लूड कर ही लीजिए, ठीक है। 20th सेंचुरी, 19th और 20th सेंचुरी स्पेशली, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में शायद 18th और 19th बोल दिया था। खैर, 18 मतलब स्टार्टिंग से, बहुत स्टार्टिंग से आप मान लो, ठीक है, जब से लोगों ने सोचना शुरू किया ना, आई थिंक, मतलब है ना, जब से ये सब चीज़ें लोगों ने सोचा तब से, और 19th सेंचुरी स्पेशली, 18 19 सेंचुरी स्पेशली कह सकते हैं, ठीक है, या फिर अभी तक कह सकते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से 19th और 20th सेंचुरी में जितने रिसर्च हुए, जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए, उन सब का एक समावेश है ये चैप्टर, ठीक है। तो सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली डिफाइन कर पाना अकेले किसी एक आदमी के बस का बात था ही नहीं। बहुत सारे लोग आए, ठीक है, अपना अपना मॉडल दिया, ठीक है, कुछ का सही हुआ, कुछ का गलत हुआ, किसी की कुछ बातें सही निकली, किसी की कुछ बातें गलत निकल गई, ठीक है। तो ये सब हमें पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, अच्छे से, बिल्कुल एकदम फिजिक्स का भी नॉलेज लेते हुए कि लॉजिकली है ना, फिजिक्स क्या बोलता है, केमिस्ट्री क्या बोलता है, ठीक है। और देखो यार, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, ठीक है, लॉजिक फेल नहीं करेगा कहीं पे भी, ठीक है। हर एक चीज़ लॉजिकल है, हर एक चीज़ अच्छे से मैं समझाता हुआ चलूंगा, बिल्कुल कतई कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, एक्सरे कैसे खोज दिया गया, ठीक है, एक्सरे कैसे डिस्कवर हो गया। मैंने आपको बता रखा है ना कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। एकदम सिमिलर वैसा ही एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ठीक है। कौन कर रहा था? हमारे विल्हम रोंटजन साहब एकदम सेम काइंड का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ठीक है, सेम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये लिया था उन्होंने ट्यूब, ऐसा कुछ ट्यूब लिया था उन्होंने, ठीक है, यहाँ से वैक्यूम क्रिएट करा दो, ठीक है, थोड़ा अच्छे से कराते हैं यार, ठीक है, हाँ, आई मीन पार्सली वैक्यूम, ठीक है। यहाँ पे लगाया कैथोड, यहाँ पे लगाया एनोड, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये मेरा क्या है? कैथोड है ना, नेगेटिवली चार्ज होगा। ये हमारा क्या है? एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, ये सब पहले बता रखा है मैंने, ठीक है। अब सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट चल रहा था, इससे हम लोगों के क्या पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो, एक सेकंड, कलर दोनों में रेड है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने होल बना दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फ्लोरोसेंट मटेरियल होता था उनसे टकराते थे और इनमें फ्लोरोसेंस डेवलप होता था, ठीक है। ये तो थी कैथोड रे की बात, ठीक है, इसकी बात कैथोड रे की बात, ठीक है, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, और इनसे पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, बाद में स्टोनी साहब ने नाम दे दिया इनको, ठीक है। अब सेम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट में एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था एक्सरे। सिमिलर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, रंजन साहब कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ अलग, कोई माने
इसके बाहर, ठीक है, इस ग्लास ट्यूब के बाहर कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल है। अब यहाँ पे रखने के लिए लैब में बहुत सारी चीजें रखी रहती हैं ना, अब फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज हमें करना होता है, ठीक है, तो इन्होंने बाहर कहीं रखा होगा कि देखो यार तुम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, जब जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने बाहर रखा हुआ था, और कोइंसिडेंस ऐसा था कि मतलब ठीक इधर ही था, मतलब कह सकते हैं, ठीक है। एक्सीडेंटली इन्होंने देखा कि इसमें भी फ्लोरोसेंस हो गया। बाहर जो फ्लोरोसेंट पार्टिकल रखा हुआ था, ध्यान से सुनेंगे मेरी हर बात, एक्सीडेंटली इन्होंने देखा कि बाहर जो फ्लोरोसेंट पार्टिकल रखा हुआ था उसमें भी फ्लोरोसेंस हुआ। फ्लोरोसेंस मतलब ग्लो कर जाना, ठीक है। फ्लोरोसेंट पार्टिकल पे जब इलेक्ट्रॉन्स टकराए, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स टकराए, ये ग्लो कर गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या मतलब, कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, ये ग्लो किया। अब इन्होंने सोचा कि यार इस जो कैथोड रे है इसकी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि इसको पार करके चला जाए, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि यार कोई ऐसी रे है जिसका पेनिट्रेटिंग पावर एकदम शानदार है, खतरनाक, नेक्स्ट लेवल, जो कि इस ग्लास ट्यूब को क्रॉस कर जा रहा है ना। पेनिट्रेट क्रॉस करेगा तभी तो बाहर गया है, सीधी सी बात है। तो कुछ ऐसी इनविजिबल रेज तो जरूर हैं जो इसको फ्लोरोसेंस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो चूंकि उस समय ये अच्छे से नेचर नहीं पता था इनको, एक्सरे के बारे में, एक्सरे के बारे में इनको अच्छे से पता नहीं था कि है क्या, मतलब इस रे के बारे में पता नहीं था। यहाँ पे जो भी रेज जो भी रिस्पॉन्सिबल थी इनमें फ्लोरोसेंस कराने के लिए, उसके बारे में रोंटिजन साहब को पता नहीं था। लेकिन इतना पता था कि कोई एक ऐसी रे है जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर बिल्कुल शानदार है, जो कि इस ग्लास ट्यूब को पेनिट्रेट करके, पार करके, बाहर रखे हुए फ्लोरोसेंट मटेरियल पे ग्लो ला दिया है, फ्लोरोसेंस ला दिया है, ठीक है। और चूंकि उस समय इन्हें नेचर नहीं पता था उस रे का, तो जैसे कि हम लोग जब कुछ चीज नहीं पता होता तो एक्स मान लेते हैं हम लोग, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री के और मैथ वाले लड़के, ठीक है, आई मीन आदमी, ठीक है। तो जब कोई चीज नहीं पता तो हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो इन्होंने बोला कि देखो यार नहीं पता है, तो बोल दिया एक्सरे इन्होंने। यही थी कहानी डिस्कवरी के पीछे, ठीक है, कि एक्सीडेंटली इन्होंने बाहर रखे हुए फ्लोरोसेंट मटेरियल में ग्लो देखा, फ्लोरोसेंस देखा, और किस रे की वजह से हुआ उसके बारे में पता नहीं था इन्हें, तो इन्होंने उस रे को एक्सरे नाम दे दिया, ठीक है। लेकिन हाँ ये बात श्योर है कि उस रे की पेनिट्रेटिंग पावर बिल्कुल शानदार है, इसीलिए एक्सरे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर शानदार है, अंदर चला जाता है, ठीक है। किस किस को क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए देखेंगे ध्यान से। विल्हम रॉन्टिजन इन 1895, इन्होंने, है ना, एक्सरे का डिस्कवरी किसने किया, रॉन्टिजन साहब ने, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व दैट व्हेन द कैथोड रे स्ट्रक एनोड या फिर ग्लास मटेरियल, है ना, कह सकते हैं, certain invisible rays were produced which caused fluorescence in the fluorescent material placed outside the tubes. These rays were called the X-rays. किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, these rays are not deflected by the electric and magnetic fields and have very high penetrating power through the matter, and that is the reason that these rays are used to study the interior of the object. सही बात है। These rays are of the short wavelength, इनका वेवलेंथ काफी कम होता है, 0.1 नैनोमीटर के बराबर, 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। और पोजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर पोजेज करता है ये, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी हो गई होगी सभी लोगों को, सीधी सी बात है। एक्सरे क्या होता है उसके बारे में अभी आइडिया लग जाएगा, ठीक है, आइडिया लग ही गया होगा, ठीक है, कि इसका वेवलेंथ काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, बहुत हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है, ठीक है। बस इतनी बातें ध्यान में रखनी है। और रोंटिजन साहब ने खोजा था, ठीक है, एक्सीडेंटली खोज दिया था। किस किस को क्लियर है यार यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। आगे बढ़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बैटरी तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी ज़्यादा आगे आ गए। अब रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन भी करता चलूंगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। देखिए, एक और साइंटिस्ट आए, हेनरी, है ना, बैकरेल करके, है ना, जैसे बोलना है बोल लो, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं,
लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये आई इन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स हो जो ऐसे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप एमिशंस रेडिएट करते हैं खुद ब खुद, है ना। ही ऑब्जर्व दैट सम एलिमेंट्स रेडिएट सम रेडिएशंस ऑन देयर ओन, ठीक है। और इस फेनामेना को उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया, ठीक है। कि देखो यार कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें रेडिएशंस अपने आप निकलते हैं, जिनमें से रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है। क्यों निकलते हैं? न्यूक्लियस में इनस्टेबिलिटी होती है, अभी मैं समझा दूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे ध्यान से। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? इट इज द फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशंस बाय सर्टेन एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें से रेडिएशन निकलता है, ठीक है, ड्यू टू न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी एंड एटम्स न्यूक्लियस एग्जिबिट्स द फेनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। न्यूक्लियर में इनस्टेबिलिटी के कारण एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो रेडिएशन एमिट करता है। एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू रेडिएशन दैट इज एमिटेड आउट ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सही बात है। कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी उतनी शानदार नहीं होती है, न्यूक्लियस में इनस्टेबिलिटी होता है, ठीक है। तो ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस सम रेडिएशंस आर एमिटेड, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं, नहीं होते हैं, तभी तो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स के न्यूक्लियस उतने स्टेबल नहीं होते हैं, उनमें से रेडिएशंस निकलता है और उस फेनोमेना को रेडियो एक्टिविटी नाम दे दिया गया, ठीक है। These substances, the substances which emit such radiations are called radioactive substances। और ऐसे substances जो इस रेडिएशन को, है ना, एमिट आउट करते हैं उन्हें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बोल दिया गया। द कॉमन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम एटसेट्रा, ठीक है। कुछ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के नाम भी पता होना चाहिए। हेनरी बैकरेल डिस्कवर्ड रेडियोएक्टिविटी बाय एक्सीडेंट। इन्होंने भी बाय एक्सीडेंट ही, है ना, डिस्कवर किया था, है ना। ऐसा कोई पर्पस नहीं था। बाय एक्सीडेंट कहने का मतलब है कि ऐसा कोई पर्पस नहीं था इन्हें खोजने का, खोज लिए गए बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये छोटी मोटी बातें पता होंगी, ठीक है। अब ये जो रेडिएशंस डिस्कवर की गई ना, तो 3 तरह के रेडिएशंस खोजे गए। सबसे पहला, आई मीन जो रेडियो एक्टिव रेज हैं, सबसे पहला अल्फा रे, ठीक है। ये क्या होता है? दीज रेज आर फास्ट मूविंग डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, ठीक है। क्या है ये? डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। हीलियम आप लोगों को पता है, हाइड्रोजन हीलियम दूसरा एलिमेंट हमारा, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, एटॉमिक नंबर, सॉरी जेड से डिनोट करते हैं ना, जेड मेरा एटॉमिक नंबर और मास नंबर ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखेंगे ध्यान से। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। मास नंबर कितना होता है? 4। 2 भी जेड जैसा लिख दिया मैंने, 2। मास नंबर कितना होता है? 4। अब ध्यान से सुनिए मेरी हर बात। 2 एटॉमिक नंबर होने का मतलब है 2 प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और चूंकि अभी ये स्टेबल, आई मीन स्टेबल कर रहा हूं, न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल होने का मतलब है कि 2 प्रोटॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो हीलियम एटम से जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों को निकाल दो। हीलियम एटम से जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों को निकाल दो, तो बचेंगे केवल 2 प्लस चार्ज, क्योंकि 2 माइनस चार्ज जो थे जो इसको बैलेंस कर रहे थे वो तो आपने निकाल दिया। तो ये बन गया डबली चार्ज हीलियम आयन, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, ठीक है। इसी को बोल देते हैं हम लोग अल्फा रे। डबली चार्ज हीलियम आयन इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। किस किस को क्लियर है? होना भी चाहिए, ठीक है। ईच पार्टिकल हैज अ मास ऑफ 4 AMU एंड कैरीज 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मास तो इतना ही रहेगा क्योंकि मास तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। मास न्यूक्लियस के अंदर जो है उस पर डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों बराबर बने हुए हैं, 2-2, ठीक है। तो मास तो इसका 4 AMU के बराबर ही रह जाएगा। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब वैसे ही हमें बेसिकली यही जानना था, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल में ना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आएगा, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल जान लिए तो बीटा का भी जान लीजिए थोड़ा बहुत, है ना, क्या ही फर्क पड़ता है। बीटा रे क्या होता है? दीज रेज आर फास्ट मूविंग निगेटिवली चार्ज। अल्फा पॉजिटिवली चार्ज था, ये निगेटिवली चार्ज होता है। विच हैव द सेम E/M वैल्यू, यानी
चार्ज अपॉन मास रेशियो एज द कैथोड रे, है ना, यानी जस्ट कैथोड रे के जैसा ही। Therefore बीटा रेज वर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही बात है, बीटा रे को स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरी बात, गामा रे, these rays are regarded as high energy electromagnetic radiations having no charge and negligible mass, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता और मास भी लगभग नहीं के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं पेनिट्रेटिंग पावर की बात करूं, ठीक है, तो सबसे कम अल्फा पार्टिकल का होता है, उससे ज्यादा बीटा पार्टिकल का होता है, उससे 100 गुना ज्यादा, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल से 1000 गुना ज्यादा गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर होता है, ठीक है। ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को बता ही दूं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम किसका, अल्फा पार्टिकल का, उससे ज्यादा किसका, बीटा रे, है ना, बीटा रे का, अल्फा रे बीटा रे, जैसे सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में पेनिट्रेटिंग पावर्स भी हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है यार सभी लोगों को, आवाज जा रही है, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है, इन्होंने क्या अपना मॉडल दिया, ठीक है। इन हिज फेमस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड साहब ने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया ना, रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा रे अपॉन थिन गोल्ड फॉयल, ठीक है। इन्होंने एक थिन गोल्ड फॉयल लिया, एकदम थिन गोल्ड फॉयल लिया, ठीक है, एकदम पतला, ठीक है, गोल्ड फॉयल लिया और उस पे अल्फा रे का स्कैटरिंग कराया, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से हुआ क्या, फिर ऑब्जर्वेशन इनका क्या क्या था। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, जस्ट अ मिनट, ऑब्जर्वेशन का क्या क्या था, दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, देखेंगे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो भी अल्फा पार्टिकल इन्होंने पास कराया ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए, अनडिफ्लेक्टेड, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई वेरिएशन नहीं डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे भेजा वैसे ही निकल गए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। दूसरा ऑब्जर्वेशन, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल ऑफ ए स्मॉल एंगल, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। तीसरा ऑब्जर्वेशन, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 20,000, 20,000 अगर आपने भेजा तो उनमें से एक जैसे भेजा था वैसा का वैसा वापस आया। A very few alpha particles 1 in 20,000 bounced back, that is were deflected by nearly 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं डायग्राम से समझाऊं, सीधी सी बात है, यहाँ पे लिया हम लोगों ने, है ना, गोल्ड फॉयल का, है ना, ऐसा ले लिया गोल्ड फॉयल, ठीक है, गोल्ड फॉयल का एकदम थिन, है ना, देखो सीधी सी बात है, गोल्ड क्यों लिया, क्योंकि मैलिएबल एकदम पतला थिन सीट हमें लेना था, तो एकदम जो मैलिएबल एलिमेंट होगा वो उठा लिया इन्होंने, ठीक है, मेटल था जो भी मैलिएबल था, गोल्ड उठा लिया, एकदम पतला थीन सीट कर दिया, ठीक है, ताकि स्टडी करने में आसानी हो। बहुत मोटा ले लेंगे तो दिक्कतें हो जाएगा, बहुत सारे पार्टिकल्स का स्टडी करना पड़ जाएगा, ठीक है, तो जितना थीन से थीन लेना हो उसके लिए गोल्ड लिया इन्होंने, ठीक है, एकदम थीन सीट बनाया, अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट कराया इन्होंने। देखो ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स आए 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 आए, एकदम बॉम्बार्डमेंट बहुत सारे कराए इन्होंने, ठीक है। अब खुद सोचिए, ये है तो गोल्ड ही, गोल्ड का एटम है, थीन सीट के बहुत सारे एटम्स होंगे इसमें गोल्ड के, ठीक है, मान लीजिए गोल्ड का एक एटम है, ठीक है। अब खुद सोचेंगे, एटम है तो बीच में न्यूक्लियस होगा एकदम छोटा सा ऐसा, एन बोल दिया, बाकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे मतलब नहीं है। खुद सोचो, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जब ये बाहर से ऐसे पास किया तब तो एकदम एज इट इज पास करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि, है ना। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल एकदम ठीक ऐसे बीचों बीच आया होगा, खुद सोचिए, जो एकदम ठीक ऐसे बीचों बीच आया होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एकदम ये डिफ्लेक्ट कर देगा, रिपेल करेगा, तो जैसे ये आया था वैसे ही वापस जाएगा, तो एकदम
जो अल्फा पार्टिकल्स एकदम बीचों बीच गए होंगे वो न्यूक्लियस से टकराए होंगे और वापस आ गए होंगे। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो एकदम बाउंस बैक किया होगा। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब डाउट आ सकता है, चारों इलेक्ट्रॉन भी तो रिवॉल्व कर रहे हैं, स्पेस भी तो है, बहुत सारा स्पेस खाली होता है एटम में, न्यूक्लियस, उसके बाद बहुत बड़ा गैप, उसके बाद इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, है ना, बहुत सारा स्पेस खाली होता है, ठीक है। इसीलिए उनका ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड मूव कर गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा इन्हें, कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियस के पास से गुजरे, जो न्यूक्लियस के पास से गुजरे, जैसे मान लो ये तो एकदम ठीक जो यहां से गुजरा होगा, यहां से वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ होगा, ठीक है। जो यहां से गुजरा होगा, जो भी न्यूक्लियस के पास से गुजरा होगा वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड का 3 ऑब्जर्वेशन यही था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास हुए। दूसरा, कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर के पास हुए। और तीसरा क्या था कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल एकदम जैसे गया था उसी पाथ पे वापस आ गया, यानी 180 डिग्री का, है ना, बाउंस बैक सीधे, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लैरिटी होगी सभी लोगों को, ठीक है। ये था रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इससे इन्होंने खोजा क्या? इससे इन्होंने खोज लिया न्यूक्लियस। क्या खोज लिया? न्यूक्लियस, ठीक है। अब इन्हें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता चला। अभी तक लेटेस्ट मॉडल ऑफ एटम क्या था रदरफोर्ड से पहले? थॉमसन साहब का, वो तो बता के गए थे एकदम वाटरमेलन टाइप मॉडल, ठीक है, कि देखो स्फेयर है, उसमें पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है, उसमें नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं एम्बेडेड है। उसके बाद आए रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट लेकर के बोले कि क्या बात कर रहे हो यार, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड गए हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है। कंक्लूजन बता रहा हूं मैं आपको, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एटम से एज इट इज वापस चले गए, अनडिफ्लेक्टेड होकर के चले गए। इसका सीधा सा मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम आर एन एम्प्टी, कह सकते हैं आप, ठीक है। बहुत सारे स्पेस खाली हैं, ठीक है। और जो एकदम बीचों बीच गया था वही एकदम 180 डिग्री पे आया। इसका सीधा सा मतलब है कि चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो बीच में ही काफी ज्यादा मास का, ठीक है, यानी काफी मास होगा यहाँ पे और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तभी ये बाउंस बैक हुआ एकदम 180 डिग्री पे, ठीक है। यानी एटम में पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे ही होगा, ये भी पता चल गया। यानी प्रोटॉन्स इसी सेंटर पे होंगे और वो एरिया बहुत कम ऑक्यूपाई करते हैं, न्यूक्लियस का काफी छोटा होगा, और इसी को बोले इन्होंने न्यूक्लियस, ठीक है। यही सारी बातें होंगी, देखेंगे ध्यान से। जस्ट अ मिनट, हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन करा दिया ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। हाँ, ऑब्जर्वेशन ये था। कंक्लूजन देखो अब, कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन मेड बाय द रदरफोर्ड। इन्होंने क्या क्या कंक्लूजन बनाया, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। कॉमन सेंस की बात है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए, इसका सीधा सा मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होगा इन एन एटम, दैट्स इट, ठीक है। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखेंगे भी, सुनेंगे मेरी हर बात। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है? अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। कुछ ही पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, इसका सीधा सा मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज एटम में होता है वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि यही डिफ्लेक्ट करा सकता है अल्फा पार्टिकल को, क्योंकि वही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज का स्पेस काफी कम होगा विद इन एन एटम। नेक्स्ट कंक्लूजन, a very few alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the atom is concentrated in a small space of the atom। वही बात है, ठीक है, कि बहुत कम, है ना, 20,000 में से एक 180 डिग्री पे बाउंस बैक किया था, इसका सीधा सा मतलब है कि अधिकतर से अधिकतर मास, है ना, और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एकदम एक जगह इस छोटे से एरिया में ही होंगे। अगला, he also calculated radius of nucleus
द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। देखेंगे ध्यान से, इन्होंने रेडियस भी निकाल दिया एटम का और उसके बीच के न्यूक्लियस का। आपको बताया ना मैंने कि जैसे मान लो ये अगर एटम है तो इसमें छोटा सा न्यूक्लियस होता है कहीं पर, ठीक है। तो न्यूक्लियस का रेडियस इन्होंने बताया 10 सॉरी एटम का रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस, एटम इतना छोटा होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और न्यूक्लियस तो इससे भी 1,00,000 गुना छोटा, 10⁻⁻15 मीटर। रदरफोर्ड साहब ने निकाल दिया, एकदम कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। यानी अगर आपको फील करना हो तो कह सकते हैं, बहुत लोग एग्जांपल देते हैं कि आपने एक फुटबॉल का स्टेडियम देखा है, फुटबॉल का, ठीक है। तो वो स्टेडियम को मान लो एटम, तो फुटबॉल होगा न्यूक्लियस, ठीक है। इतना छोटा होता है, सोचो इतना स्पेस खाली है, तो सीधी सी बात है जो भी पास करेगा सीधे पास कर जाएगा, फुटबॉल से टकराएगा ही नहीं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी होगी बिल्कुल अच्छे से सभी लोगों को, ठीक है, कि रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है, उस पे बेस्ड उनका ऑब्जर्वेशन क्या था और ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या था, ठीक है। कंक्लूजन में यही सब बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। और रेडियस ऑफ एटम 10⁻10 मीटर होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है 10⁻15 मीटर होता है, ये सब बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब on the basis of above observations and conclusions, Rutherford proposed the nuclear model of atom. Rutherford साहब ने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया। According to this model, इनके मॉडल के हिसाब से, ठीक है, इनका मॉडल क्या कहता है देखेंगे ध्यान से। There is a positively charged center in an atom called the nucleus. इन्होंने बोला कि देखो यार, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे होंगे, एकदम रिसाइड करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने देखा है ना कि इलेक्ट्रॉन का मास समझ रहे हो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता था, और ये 1.6 प्रोटॉन का मास -27 kg तो है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग लेते ही नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल होता है वो, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट में बात करें तो 1 mu प्रोटॉन 1 mu न्यूट्रॉन, और वो 0.00055 होता था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो एटम का मास मेजर करते समय इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल मानते हैं उसका मास, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में ही होते हैं, तो मास भी सारा का सारा एटम का कहाँ? न्यूक्लियस में होगा, ठीक है। दूसरी बात, the nucleus is surrounded by electrons that move around the nucleus with a very high speed in circular paths called orbits. इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसको एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं, ठीक है। सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, दूसरा है ना स्टेटमेंट इनके मॉडल का। आगे देखते हैं, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तीसरा कंक्लूजन ये भी तो है उनका, है ना, एक्सपेरिमेंट का, कि साइज ऑफ न्यूक्लियस काफी कम है। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है? 10⁻⁻15, और साइज ऑफ एटम क्या था? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। रेडियस की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। चौथा, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और वही बात यहाँ पे, प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये दोनों है ना, ये घूम कैसे रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, एक तो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव करता है, ठीक है। तो अभी सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन भी मैंने नहीं कराया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कराऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ाऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक के हिसाब से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक, सीधी सी बात है ना, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो खिंचाव होगा, इसे को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस खिंचाव की वजह से सेंट्रीपिटल, है ना, फोर्स जनरेट होगा, यू कैन से, ठीक है, और वो मूव कराएगा उसको, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या क्या था, ठीक है। एक तो इन्होंने इतना शानदार एक्सपेरिमेंट किया ना, उसके बावजूद भी ड्रॉबैक, ठीक है, कुछ तो ड्रॉबैक है यार, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना कि
18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी कह लीजिए, ठीक है, 1920 मैक्सिमम, ठीक है। 1920 सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहे थे, अलग अलग लोग अपना अपना काम कर रहे थे। तो केमिस्ट्री में ये सब हो रहा था, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पे गर्दा काम चल रहा था एकदम मजेदार तरीके से, ठीक है। तो फिजिक्स में एक लॉ आ गया था कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है यानी एक्सेलरेटेड है, कोई चीज मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है यानी एक्सेलरेटेड है, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज एनर्जी लूज करता है, ठीक है, और एनर्जी लूज करता है तो फाइनली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इनका एनर्जी है ना, चारों ओर एनर्जी के बारे में तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, ठीक है। रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन चारों ओर अगर मूव करता है तो फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे ये प्रूफ हो गया, मैक्सवेल साहब ने प्रूफ कर दिया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अगर एक्सेलरेटेड है तो वो एनर्जी लूज करता है, और एनर्जी लूज करता है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, यानी स्टेबिलिटी ऑफ एटम पे सवाल उठ गया। भैया इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव ही नहीं कर पाएगा, और जब मूव नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन फाइनली गिर जाएगा, और गिरता तो है नहीं क्योंकि एटम तो एग्जिस्ट करते हैं स्टेबल फॉर्म में। यानी रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ तो एरर है, कुछ तो ड्रॉबैक है, ठीक है। तो वही क्या है देखेंगे ध्यान से। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, पहला लाइन, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ। इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ द एटम के बारे में नहीं बताया, ठीक है। एज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल साहब ने एक्सपेरिमेंट कर दिया था, और उनके हिसाब से ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल्स लूज एनर्जी, दिस लॉस ऑफ एनर्जी स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इवेंचुअली द इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम कोलैप्सेस, बट दिस डज नॉट हैपन एंड द जस्टिफिकेशन वाज नॉट गिवन बाय हिम, ठीक है। मैक्सवेल साहब ने बोला कि देखो यार, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे गिरेगा, और जब गिरेगा फिक्स्ड ऑर्बिट में रहेगा नहीं, ऑर्बिट धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही कम होगा तो न्यूक्लियस में फाइनली कोलैप्स कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाएगा, और जैसे ही कोलैप्स करेगा एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके मॉडल में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो है, ठीक है। और यही ड्रॉबैक है कि रदरफोर्ड मॉडल ने इसके बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक, हिज मॉडल ऑफ एटम डज नॉट डिस्क्राइब एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं, ठीक है, ऑर्बिट की भी अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, ठीक है, वो सब आगे आएगा, ठीक है। तो एनर्जी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ बोला ही नहीं, इन्होंने सीधे बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं चारों ओर, बस सर्कुलर ऑर्बिट में, बस दैट्स इट, ठीक है। तीसरा, दिस मॉडल ऑफ एटम वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा गिवन बाय एवरी एलिमेंट, ठीक है। जब मैं स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सब पढ़ना एकदम अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो वो जो फेनोमेना है वो भी ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो बस ये तीन ड्रॉबैक हैं रदरफोर्ड मॉडल के, ठीक है, ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, तीनों का तीनों बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। रदरफोर्ड का मॉडल बिल्कुल क्लियर है, देखो यार सीधी सी बात ध्यान में रखनी है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम ध्यान में है ना कि बीच में न्यूक्लियस, उसके बहुत सारा स्पेस खाली, फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बस आप खुद सोचो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं एटम पे तो क्या क्या होगा, बहुत सारे स्पेस खाली हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स एज इट इज मूव कर जाएंगे। दूसरा, बहुत कम पार्टिकल कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होकर के जाएंगे, और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे बाउंस बैक करेगा, ठीक है। तो यही कंक्लूजन में भी था कि देखो यार, जो भी न्यूक्लियस है एकदम बीच में, उसी पे सारे पॉजिटिव चार्ज और उसी पे मास है पूरे एटम का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव करते हैं, बस यही था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, खत्म, ठीक है। इनका ड्रॉबैक क्या क्या है, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए। मैक्सवेल साहब की थ्योरी आई और वो बिल्कुल सही प्रूवन थ्योरी थी, ठीक है। तो ये है ना, जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने मॉडल को, ठीक है। दूसरा, ये एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन की क्या क्या एनर्जी है, किस किस फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है, ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, ये सब नहीं बता पाए। तीसरी बात,
लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो हर एक एलिमेंट अपना शो करता है, ठीक है। वो होता क्या है आगे आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब उससे पहले कुछ बेसिक बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स, आइसोडाइपर्स, आइसोइलेक्ट्रॉन, ये सब सारी चीजें, ठीक है, जो जो बेसिक बातें हैं पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए स्टडी कर लेते हैं इन सब चीजों का। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज टर्म्ड एज एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। जितने आपके प्रोटॉन है वही एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और अगर आपका एटम न्यूट्रल है तो यही इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। ऑलवेज ये कहना सही नहीं होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ लोग बोल देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, गलत। अगर मैंने न्यूट्रल नहीं रहने दिया, आयोनाइज कर दिया, तब आप नहीं कह सकते, ठीक है। अब आयोनाइज देखो यार, सीधी सी बात है, अगर आपको एटम को आयोनाइज करना है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। अगर आपको अपने, है ना, सॉरी, अगर आपको एटम को आयोनाइज करना है तो बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको आयोनाइज करना है यानी इस पे चार्ज लाना है, अब ये न्यूट्रल है एटम, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर आपको इसको आयोनाइज करना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकालेंगे ना, क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर है, बाहर मूव करता होता है, न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत ज्यादा आसान होता है, प्रोटॉन तो निकालते भी नहीं हम। तो किसी भी एटम को अगर आयोनाइज करना है तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाता है या अंदर आता है, ठीक है। आ गया तो नेगेटिव चार्ज, चला गया तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। जेड बोल लो, जी बोल लो, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है। नोट, in order to keep the electrical neutrality the number of electrons in an atom is equal to the number of protons। सही बात है, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है ना, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। जनरली आयोनाइज कर दिया तब तो अलग बात है, ठीक है। तो अगर आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इन दैट केस नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। नेक्स्ट, सो एटॉमिक नंबर यानी Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है। चलिए, आई होप एटॉमिक नंबर क्या होता है अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट, न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट सारे पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन को, ये दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट, सीधी सी बात है, न्यूक्लियॉन्स किसको बोलेंगे, जो न्यूक्लियस में होगा। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वही मास नंबर होता है, ठीक है। मास नंबर, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म्ड एज मास नंबर, ठीक है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और सीधी सी बात है ना, किसी भी एटम का मास किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल, इस पर डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, और दोनों का रिलेटिव मास ऑलमोस्ट 1 AMU के बराबर हम लोग याद कर रखा है, ठीक है। तो 1 AMU, जैसे कार्बन का होता है 12, ठीक है। तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6, हाँ अगर न्यूट्रल तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो हटा दो, मास में उसका गिनती नहीं है। 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे, तो 6 प्रोटॉन का मास 6 AMU और 6 न्यूट्रॉन का मास भी 6 AMU, तो 12 AMU होता है कार्बन का मास, ठीक है। इसलिए मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म्ड एज द मास नंबर ऑफ द एटम, ठीक है। यानी मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किस किस को क्लियर है। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देख रखा होगा, ठीक है। जैसे अगर मुझे कार्बन लिखना है तो ऐसे लिखा कार्बन, उसका सिंबल लिखा, ठीक है। एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मास नंबर ऊपर लिखते हैं,
ठीक है, एटॉमिक नंबर नीचे, मास नंबर ऊपर, दोनों एक साइड लिखो या एक इधर लिखो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जहां पे x हमारा क्या है, x इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, x हमारा एटम है। ठीक है, सिंबल कह सकते हैं। z हमारा एटॉमिक नंबर है और a हमारा मास नंबर है। ठीक है, तो आई होप रिप्रेजेंटेशन भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ठीक है, पता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़े, है ना। सोडियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं ये बताओ मुझे जल्दी। ठीक है, सोडियम में कितने, है ना, सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए। पता किया, सीधी सी बात है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। मास नंबर कितना, 23। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना, माइनस कर दो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे देते हैं, 23 माइनस 11 कितना आ जाएगा, ये 12। क्लियर है। ठीक है, तो इसमें अब सोडियम है ना, तो 11 प्रोटॉन होगा, सीधी सी बात है। और अगर इसका मास 23 है तो 12 न्यूट्रॉन होने चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, चलिए ये सब छोटी मोटी चीजें निकालने आना चाहिए। अब सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या है भैया, वही आइसोटोप्स आइसोबार जो पहले लेक्चर में बता रहा था। ठीक है, डाल्टन साहब की जो थ्योरी थी ना, डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उसमें जो है ना, क्या कहते हैं उसको, ड्रॉबैक्स वगैरह जो आए थे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी लोगों को। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलिए सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। नेचर में एग्जिस्ट करते हैं ये। ठीक है, जैसे कार्बन, कार्बन सबसे है ना फेमस एग्जांपल हाइड्रोजन का है और कार्बन का है। ठीक है, क्लोरीन का भी है। ठीक है, हाइड्रोजन जैसे एक एलिमेंट है, सबसे पहला फर्स्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, लेकिन इसके 3 आइसोटोप नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, एक एक तो हाइड्रोजन सबका एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, इसके 3 आइसोटोप, एक का मास भी 1, दूसरे का मास 2, तीसरे का मास 3 होता है। किसको क्लियर है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, पहला जो हाइड्रोजन है ना, इसमें एटॉमिक नंबर 1 यानी इसमें केवल एक प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। इसमें केवल एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, सीधी सी बात है। इसमें एक न्यूट्रॉन भी है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, देखो सबका एटॉमिक नंबर तो एक है, यानी प्रोटॉन तो सब में एक है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर कर रहा है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक है, इसमें 2 है। क्लियर है, यही बता रहा था। ठीक है, तो वही बात है। नाम क्या क्या है इनका, इसका तो नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, 2 है ना तो ड्यूटेरियम, और इसमें 3 है, मास नंबर तो ट्रिटियम नाम है इसका। ठीक है, ड्यूटेरियम ट्रिटियम देख लेना यार। ठीक है, ये तो था हाइड्रोजन का एग्जाम्पल। ठीक है, एक ही एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक ही एलिमेंट मतलब जो एटम होते हैं ना, डाल्टन साहब ने बोला था ना सबसे पहला एटम के बारे में, एटॉमिक थ्योरी जो उन्होंने दी थी, डाल्टन साहब ने क्या बोला था, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर एग्जैक्टली सेम। गलत बात है, उनके ड्रॉबैक में मैंने बताया था। ठीक है, कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स है ना, और एटम्स डिविजल होते हैं, ये तीनों ड्रॉबैक थे डाल्टन साहब के। ठीक है, तो ये रहे एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा कार्बन के बारे में देख लो यार, सी है ना, कार्बन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, 3 पाए जाते हैं, 6 6 6, ये 12, ये 13, ये 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही डिफरेंस पैदा करता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लोरीन का भी एग्जाम्पल देख लो, है ना, 35, ये 37, है ना। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटोप्स की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। देखो यार, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही डिफाइन करता है मैक्सिमम प्रॉपर्टी, कितना बॉन्ड बनाएगा, किससे बॉन्ड बनाएगा, ये सब इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, क्योंकि यही मूव होता है। ठीक है ना, वैलेंसी कौन डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है।
ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करती हैं, ठीक है, मोस्ट क्या लगभग सारी हैं, ठीक है। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सही बात है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है इनका, ठीक है। तो आइसोटोप की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आइसोटोप के बारे में, ठीक है। अगला आइसोबार्स क्या क्या होता है, ठीक उल्टा आइसोटोप्स का। आइसोटोप क्या था, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार क्या होगा, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अब चूंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। फॉर एग्जांपल, कार्बन का एक आइसोटोप का मास कितना होता है ना, बताया था ना, कार्बन 14 भी होता है एक, ठीक है। नाइट्रोजन का भी मास 14 होता है, देखो दोनों का मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दोनों आइसोबार हो गए, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है, आर्गन और कैल्शियम का एग्जांपल मैंने पहले लेक्चर में भी दिया था, ठीक है, आर्गन और कैल्शियम का एग्जांपल, ठीक है। आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, हेंस दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग है ना, ठीक है, सीधी सी बात है। तो आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। आइसोटोप्स और आइसोबार्स यही दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ठीक है। एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब खुद सोचो यार, एक बार आपने एटॉमिक नंबर बराबर कर दिया, एक बार आपने मास नंबर बराबर कर दिया, तो एक बार न्यूट्रॉन भी बराबर करो ना, इसका भी कुछ इज्जत है, ठीक है। तो जिनमें इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे जिन एटम्स में, उनको आइसोटोन बोलते हैं, आइसोटोन्स बोल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27, 26 प्लस 1 27। सिलिकॉन का 14 होता है, ये 28 हो गया, ठीक है। दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप निकालेंगे, माइनस करेंगे, 27 माइनस 13 14, 28 माइनस 14 14, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 है, यानी ये दोनों आइसोटोन्स हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपने एटॉमिक नंबर बराबर किया, मास नंबर बराबर किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बराबर किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर करो यार, बराबर इज्जत देनी है सबको, ठीक है। तो अब आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या होते हैं, एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये N3 माइनस है, ठीक है। तो ऐसे अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता तो 7 होता, 3 और आ गए हैं क्योंकि 3 माइनस 4 है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए गए, तो 7 3 10 इलेक्ट्रॉन इसमें। ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता तो 8 होते, ठीक है, 2 और डाल दिए तो 10 इसमें, इसमें 9 होते, प्लस एक 10, नियोन में 10 होते ही हैं। सोडियम में 11 होते हैं, प्लस एक चार्ज, यानी एक को भगा दिया तो इसमें 10 है, इसमें 12 होते हैं, 2 भगा दिया तो 10, यानी इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। जैसा नाम वैसा डेफिनेशन, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आइसोस्टर्स और आइसोडाइफर्स, ये भी दो इंपॉर्टेंट हैं, देखेंगे क्या क्या होता है। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स इन इट। दो क्राइटेरिया है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज सेम नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल, CO2 एंड N2O। CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के 6 और 2 ऑक्सीजन के 16, तो 16 6 22 इलेक्ट्रॉन। N2O में दो नाइट्रोजन के साथ दूनी 14 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन के 8 और 14 8 22 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, नंबर ऑफ एटम भी सेम, 3 एटम इसमें 3 एटम इसमें। इसको सॉरी, इसको बोलते हैं आइसोएस्टर्स, ठीक है। एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लूं। ठीक है, चलिए देखेंगे ध्यान से। तो आइसोएस्टर्स किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ एटम भी सेम होना चाहिए। आइसोडाइफर्स किसको बोलते हैं, एटम्स विच हैव सेम difference in number of neutrons and protons but the difference between them should not be zero।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस सेम होना चाहिए, उसको आइसो डाइफर्स, डाइफर्स मतलब क्या, डिफरेंस ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एग्जाम्पल देखिए, इसमें 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना, 12, 23 मास नंबर है ना, घटा दिए तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन ये प्रोटॉन, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम है, 13 प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने हैं 13, न्यूट्रॉन कितने होंगे, चूंकि 27 से 27 माइनस 13 14, डिफरेंस इनका 1, ठीक है। डिफरेंस 1 1 है, सेम डिफरेंस है तो ये आइसोडाइफर्स हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आइसोटोप कौन, जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, क्यों, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, ठीक है। आइसोबार कौन, जिनका मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर अलग, ठीक है, इनका सब चीज़ ही अलग होता है, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़े थे क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोटोन, आइसोटोन जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, आइसो एस्टर्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम सेम, आइसो डाइफर जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम, लेकिन वो डिफरेंस जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बस छोटी मोटी बातें थी डिफिनेशंस के बारे में, ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं हर एक चीज़ यहाँ पे लिखूंगा, समझाऊंगा भी, ठीक है। और इधर कर लेते हैं चलिए 1 सेकंड में बैटरी चेंज कर लूँ, ठीक है, नहीं तो फिर आवाज़ ही नहीं जाएगी। चलिए बैटरी बदल ली है मैंने, ठीक है, तो अब चल जाएगा, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया कि आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, एक ही एलिमेंट के, है ना, अलग अलग आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका मास नंबर अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको क्लोरीन का ही एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे क्लोरीन का एग्जांपल लिया गया है, क्लोरीन, ठीक है, दो आइसोटोप्स इसके प्रेजेंट होते हैं, एक 17 17 होता है, ठीक है, एक का मास होता है 35 सीधे और एक का होता है 37, ठीक है, एक का होता है 35, एक का होता है 37। अब नेचर में ना ये 75% पाया जाता है, इसका जो अकरेंस है ये 75% है, और ये केवल 25% है, ठीक है। अब डाउट ये आ जाता है ना कि अगर आपने इसका मास केवल 35 लिख दिया, क्लोरीन एटम का मास केवल 35 लिख दिया, तो आपने इसको तो इग्नोर कर दिया, जबकि नेचर में ये भी अच्छा खासा स्पेस रखता है, 25% है, कम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि 0.001% है इग्नोर कर देते हैं, 25% मायने रखता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इसका मास ना 35 होगा ना 37 होगा, होगा दोनों के बीच में, हमें बैलेंस बना के चलना है ना, दोनों को इज्जत देनी है, ठीक है। अब ये भी बात ठीक है कि चूंकि ये 75% है तो जो मास होगा वो 36 से तो कम होगा, दोनों 50-50 रहता तो ये 35 है 37 तो सीधे 36 लिखते मास इसका, लेकिन चूंकि ये ज्यादा है तो मास 35 के ज्यादा करीब होगा, ये भी आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे इनका मास, सीधा सा तरीका है, जो जितना परसेंटेज है ना उसको, उसके मास को उतने परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो अगर केवल ये रहता तो 35 100% वैल्यू इसी को देते हम, अगर केवल यही रहता तो 100% वैल्यू इसी को मिलता, इसी मास को, लेकिन चूंकि ये 75% है तो उतना ही वैल्यू इसको देंगे, ये 25% है तो उतना ही इज्जत इसको देंगे, ठीक है। तो 35 वाले को 75% का इज्जत इंटू 75 प्लस हमें मास निकालना है ना, क्लोरीन का टोटल एलिमेंट का मास निकालना, ठीक है, वो भी 37 का 25% इज्जत दो, और टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, टोटल परसेंटेज 100 होता है, या फिर कुछ लोग 75 + 25 भी लिखते हैं, ठीक है, सीधे 100 लिखो, टोटल परसेंटेज 100 होता ही है, सबको जोड़ोगे 100 ही होगा, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको, कैसे करेंगे, 25 कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, तो 35 × 3 करूँगा प्लस 37 करूँगा, सीधे डिवाइडेड बाई 100 करूँगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 35 दिया 105 प्लस 37 142
डिवाइडेड बाई 25 चौके 100, तो 142/4 लिख सकता हूँ। डिवाइड कर दो यार अब इसको। 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, फिर यानी 35.5। देखा एग्जैक्ट, मैंने आपको क्लोरीन का मास भी रटाया था, 35.5 आ गया। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास यही होता है कि जिस एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स प्रेजेंट है ना, जितने प्रेजेंट है उनको उसके मास को उतना इज्जत दे दो और एवरेज एटॉमिक मास निकाल दो। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको है ना फॉर्मूले के टर्म में अगर डिफाइन कर दूं, ठीक है, एग्जांपल जो यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स। होता क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं, इट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स, all the isotopes of an element present in the nature, present in nature। ठीक है, ये दिख रहा है ना? हाँ चलो दिख रहा है। ठीक है, इट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द नेचर। ठीक है, सीधी सी बात है, यही मतलब होता है मोटा मोटी अगर बोलो तो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट मेरा एक्स है। ठीक है, ये मेरा एलिमेंट है, मान लेना है एलिमेंट, सपोज। ठीक है, मान लो ये एक एलिमेंट है। ठीक है, अब इसके 3 आइसोटोप भी मान लो। ठीक है, 3 आइसोटोप, कौन कौन? Y1, Y2, Y3, ये कौन है? 3 आइसोटोप्स, इस एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अब ये आइसोटोप में इनका कुछ परसेंटेज होगा, तो परसेंटेज भी मान लो। Y1 का परसेंटेज x1, Y2 का परसेंटेज x2, Y3 का परसेंटेज x3, है ना, परसेंटेज अकरेंस इन द नेचर, ये अकरेंस है इन द नेचर। ठीक है, तो अगर आपको इनका एवरेज एटॉमिक मास चाहिए, एवरेज एटॉमिक मास चाहिए, तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है, 3 आइसोटोप्स का मास है ये, है ना, मासेस ऑफ 3 आइसोटोप्स, मासेस ऑफ 3 आइसोटोप्स हैं ये। ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है जो मास जितना प्रेजेंट है उसको उतना इज्जत देना है। ठीक है, तो y1 x1 प्रेजेंट है, तो y1 इंटू x1 प्लस y2 इंटू x2, y2 इंटू x2 प्लस y3 इंटू x3, y3 इंटू x3, और डिवाइडेड बाई सीधे 100 कर दो, या x1 प्लस x2 प्लस x3 करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 करो। ठीक है, सीधी सी बात है। आई होप ये क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, अब ये जितना हो उतना करते जाना है, सीधी सी बात है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये नॉर्मल बेसिक फार्मूला हो गया। ठीक है, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कुछ क्या एक ही होगा, वो भी सॉल्व ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ चलो दिख रहा है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को अभी कभी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन भी लिखा ही हुआ है कॉपी में, मैंने सॉल्व ही कर दिया था। ठीक है, कर लिया? आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं, समझा भी दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आ जाओ यार। हाँ चलिए, दिख रहा है ना? हाँ चलो, ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, बहुत आसानी होगा। ठीक है, खैर, एन एलिमेंट हैज 2 आइसोटोप्स विच हैव मास नंबर 40 एंड 42, दो ठो मास है 40 और 42। ठीक है, डिटरमाइन परसेंटेज अकरेंस ऑफ दीज आइसोटोप्स इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 41.8। ठीक है, कोई बात नहीं, तो थोड़ा इधर कर देते हैं। परसेंटेज अकरेंस निकालना है मुझे, एवरेज एटॉमिक मास इसका दे रखा है 41.8।
41.8। ठीक है, ये कैसे आता है? तो मान लिया कि 40 वाले का परसेंटेज x है तो 40x, ठीक है, प्लस 42 वाले का y है तो 42y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे 100 नहीं करना है, ठीक है, x प्लस वाई कीजिएगा। ठीक है, आगे अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 41.8x प्लस 41.8y इक्वल टू 40x प्लस 42y। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब x को इधर कर दो, 41.8x माइनस 40x इक्वल टू 42y माइनस 41.8y। ये कितना आ रहा है? 1.8x। उधर कितना आ रहा है? 0.2। हाँ, 0.2y। ठीक है, तो x अपॉन वाई यहाँ से कितना आ रहा है? 0.2 अपॉन 1.8, यानी सीधे बोले तो 1/9। यानी अगर आपका x 1 है तो आपका y 9 गुना होगा। ठीक है, और x प्लस वाई 100% होता है, सीधी सी बात है, तो है ना, ये 10% होगा, ये 90% होगा, सीधी सी बात है। हेंस परसेंटेज ऑकरेंस इज 10% एंड 90% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आप x प्लस वाई, एक और इक्वेशन तो है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 100 होगा। ठीक है, एक इक्वेशन आपने यहाँ से निकाल ही दिया। ठीक है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी होगी सभी लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ें। कैसे सॉल्व करते हैं एक आइडिया लग गया होगा। ठीक है, 1:9। ठीक है, वो भी कुछ नहीं, रेशियो निकालना x अपॉन वाई का। ठीक है, उसके बाद 1a प्लस 9a, क्या हो गया, 1, जस्ट मिनट, 1a प्लस 9a इक्वल टू 100। ठीक है, तो 10a बराबर 100, तो a बराबर 10%। ठीक है, ये 10 तो वो 90 होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं पता ही होगा, 37वीं में सिखा रखा है ना। मैंने नहीं, मतलब लोगों ने, टीचर लोगों ने सिखा रखा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। काफ़ी आसान क्वेश्चंस आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हालांकि जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, तब और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे इसी पे। ठीक है, प्रैक्टिस भरपूर कराऊंगा, डोंट वरी। अब कुछ एप्लीकेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में आपको पता होगा कि दो आपको चीज़ें पता थी। पहला, साइज ऑफ एटम, ठीक है, या फिर रेडियस ऑफ एटम क्या था, 10⁻⁻10 मीटर। दिख रहा है ना, दिख ही रहा होगा। हाँ, ठीक है, एटम का साइज क्या था, आई मीन रेडियस क्या था, 10⁻10 मीटर। न्यूक्लियस का कितना था, 10⁻15 मीटर, यानी 10⁵ यानी 1,00,000 हुआ ना ये। 1 2 3 4 5, हाँ, 1,00,000 गुना छोटा होता है न्यूक्लियस आपका एटम से। ठीक है, 10⁵ मीटर आ रहा है, देख लो, पता होना चाहिए यार। ठीक है, रदरफोर्ड का ये क्या कहते हैं, एप्लीकेशन है, पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको मैं साइज ऑफ एटम दे दूं और साइज ऑफ न्यूक्लियस पूछ लूं, तो इसका यूज करके बना दोगे। ठीक है, साइज मतलब वही, रेडियस नहीं दिया जाएगा, रेडियस ऑफ एटम दे दिया जाए, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पूछ लेना, इतना से डिवाइड कर देना, सीधी सी बात है। ठीक है, डिवाइड कर दो, साइज ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस दे दूं, एटम का पूछ लूं, तो इतना से मल्टीप्लाई कर देना, तो आ जाएगा, सीधी सी बात है। छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं इन पे। दूसरा, रेडियस ऑफ एटम भी दे दें तो भी एक ही बात है, साइज पूछे या रेडियस पूछे एक ही बात है। ठीक है, यही करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ें, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ एटम। अब आपको रेडियस पता है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3πr³। 4/3πr³। ठीक है, वही फॉर्मूला, 4/3πr³। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं भी लिख देता हूँ उधर। इसमें क्या है, देखेंगे ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ एटम मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, 4/3πr³ होता है, 4/3πr, आर एटम का क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4/3πr न्यूक्लियस का क्यूब। ठीक है, तो 4/3 कैंसिल। ठीक है, एटम का रेडियस क्या होता है, 10⁻⁻10 का
क्यूब डिवाइडेड बाई न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 का क्यूब। इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो जो आता है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये आपको आएगा कितना, ऊपर 10⁻³ डिवाइडेड बाई नीचे 10⁻⁻45, 45 ऊपर जाएगा तो 10⁻15 आ गया। ठीक है, साइज में 10�5 और वॉल्यूम में 10⁻15, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये भी पता होना चाहिए वॉल्यूम का रेशियो। तीसरा बात, अब सीधी सी बात है ना, एटम का जो रेडियस होगा, ये न्यूक्लियस का रेडियस, एटम का नहीं, रेडियस का, सॉरी न्यूक्लियस का, रेडियस का जो न्यूक्लियस होगा, सीधी सी बात है, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना बड़ा रेडियस होगा न्यूक्लियस का, उतना बड़ा न्यूक्लियस होगा, सीधी सी बात है। अब दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन को रखने के लिए बड़ा न्यूक्लियस रखने की क्या जरूरत है, छोटा न्यूक्लियस होगा। हीलियम का छोटा होगा, कार्बन का उससे बड़ा होगा, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उतना बड़ा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है। जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस उतना बड़ा होगा। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इनके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्यूब रूट के, है ना, क्यूब के नहीं, क्यूब रूट के। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो कि मास नंबर होता है एक्चुअली में, उसका क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली डेटा वगैरह है। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, आर एन से डिनोट किया गया है, आर एन इक्वल टू आर नॉट, मास नंबर को ए और इसका क्यूब रूट। ये वैल्यू रट लो, याद होनी चाहिए, याद होना चाहिए ये फॉर्मूला। ठीक है, आर नॉट क्या है, ये कांस्टेंट है, आर नॉट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, आर नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ये जो आर नॉट है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है, पता होना चाहिए। ठीक है, आर नॉट का वैल्यू। ठीक है, तो फाइनली रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अगर आपको मैं मास नंबर दे दूं तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने आना चाहिए, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने आ रहा है तो रेडियस ऑफ एटम भी निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अब 1.33 को 4/3 भी लिख सकते हैं, 1.33 को ना 4/3 दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू 4/3 इंटू 10⁻⁻15 इंटू ए का क्यूब रूट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लो सवाल, फाइंड रेडियस ऑफ एटम डेट कंटेन 64 न्यूक्लियस। हमें रेडियस ऑफ एटम चाहिए। ठीक है, उससे पहले हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस दिया है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकलेगा सबसे पहले, तो आर एन निकलेगा। क्या होता है ये, 4/3 या फिर 1.33 लिखो, 1 जस्ट मिनट, 1.33 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, ये होता है मल्टीप्लाइड बाई 64 का, है ना, क्यूब रूट। ठीक है, तो 1.33 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 4 चौके 16 चौक 64 ना, तो 4, ये कितना, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 4 1 4 1 5, 5.32 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। क्या आ गया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब रेडियस ऑफ एटम चाहिए तो इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एटम बड़ा होता है। ठीक है, तो 10⁵ से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रेडियस ऑफ एटम कितना आएगा, 5.32 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। किस किस को क्लियर है, इतना आसान है यार, है ना ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब कैलकुलेट करने आना चाहिए, एकदम चुटकियों में आना चाहिए कैलकुलेट करना, है ना, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, बस वैल्यू पता होना चाहिए आर नॉट का। ठीक है, 1.33 इंटू 10⁻⁻15 अक्सर क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया है तो पता होना चाहिए। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन से, बहुत बड़े क्वेश्चन हैं भी नहीं ये सब। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए, खत्म हो गया, क्या बात है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। ठीक है, सारी बेसिक चीज़ें मैंने समझा रखी हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम रदरफोर्ड मॉडल तक कंप्लीट हो गया, उसका एप्लीकेशन थोड़ा बहुत है ना, साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस में ही क्वेश्चंस बनते हैं रदरफोर्ड के मॉडल से। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम लोग, इसके अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाना है,
तो उससे पहले थोड़ा बहुत आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ये पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत वेव का आइडिया दे दूंगा, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फिर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम वगैरह वो सब चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए, ठीक है, यहाँ तक जो पढ़ा है रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, एक एक चीज़ अच्छे से, ठीक है। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून, मिलते हैं लेक्चर में, बाय बाय।